नमस्ते, मैं प्रिया मेहरा। आज मैं कक्षा 6 का दूसरा वीडियो बनाने जा रही हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 समझाया है और आज दूसरे वीडियो में पार्ट के प्रश्न उत्तरों को हम समझेंगे। तो हम प्रश्न नंबर 2 से करने का प्रयास करेंगे। इसमें वर्ण आपको पता होना चाहिए कि वर्ण कहते किसे हैं। तो पहले वर्ण विचार पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हम हल करेंगे। तो वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अह ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम व्यंजन की बात करें, अगर क के नीचे हमने हलंत लगा दिया तो वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ख के नीचे हलंत लगा दिया तो भाषा की सबसे छोटी इकाई। ग के नीचे हलंत लगा दिया तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम सिर्फ एक क लिखते हैं तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं है, क्योंकि जितने भी व्यंजन वर्ड है वो स्वर की सहायता से मिलकर बनते हैं। तो हम जितने भी व्यंजन वर्णों को बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर आपको व्यंजन वर्ण बोलने हैं तो हम उसको बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आधे हैं, अपने आप में आधे हैं। ठीक है, तो फिर जो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अ से लेके अह तक वर्ण है। अगर हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों के नीचे हलंत लगाने से वो शब्द आधे हो जाते हैं और वो वर्ण कहलाते हैं। तो आगे है अ से लेके औ तक स्वर कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर है, जिसमें अ से लेके औ तक स्वर कहलाते हैं। अंक और आह को अयोगवाह कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर है। अब इसमें हम व्यंजन की बात करते हैं। क से लेके ह तक कुल 33 व्यंजन होते हैं और इन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। क के नीचे हमने हलंत लगाए, ख के नीचे हलंत लगाए। यहाँ पे आप क से लेके ह तक जितने वर्ण देख रहे हैं, इन सब के नीचे हलंत लगाए, यानी कि ये शब्द आधे हैं। अगर हम इन हलंतों को हटा दें, सीधे क लिखते हैं, तो यानी कि ये व्यंजन प्लस स्वर की सहायता से मिलकर बने हैं। और क के नीचे हलंत लगाए, ये जितने भी वर्ण दिख रहे हैं ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो अब हम आगे देखते हैं। फिर बोला गया है हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं। क से ह तक वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद छ, त्र, ज्ञ, श्र जो वर्ण होते हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों को ये जो वर्ण होते हैं दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं। छ छते क प्लस श दो व्यंजन के मिलने से बना है और उसमें अंत में अ है। त्र जो है त और र के वर्ण से मिलकर बना है। ज्ञ, ज और य के वर्ण से मिलकर बना, श्र, श और र से। तो ये वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण के ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से आसानी से उच्चारण किया जा सकता है, ऐसे वर्णों को स्वर कहा जाता है। तो इसमें स्वर की परिभाषा की गई है। स्वर अपने आप में पूरे होते हैं। इन वर्णों को उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे क से लेके औ तक कुल 11 स्वर है। और अंक आह को मैंने आपको बताया अयोगवाह कहते हैं। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों को उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, अर्थात जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये अपने आप में पूरे नहीं होते। तो स्वर अपने आप में पूरे होते हैं, जबकि व्यंजन अपने आप में पूरे नहीं होते। इन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जो व्यंजन रियल वर्ड होता है उनके नीचे हलंत लगाया जाते हैं। इनके वर्ड आधे होते हैं। जैसे ही इनमें स्वर लग जाता है तो ये अपने आप में पूरे हो जाते हैं और फिर हम इन वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है, ये जो क लिखा है ग्रीन लाइन में लिखा है, क जो लिखा है ये व्यंजन प्लस स्वर है। जो रियल वर्ड है ये क हलंत लगा है। देखिए, जिनके पीछे कोई मात्रा हमें नहीं दिखती वो अ होता है। जैसे क के पीछे हमें कोई मात्रा नहीं दिखी तो यानी क हलंत, इसमें अ स्वर लगा है। अब जिसमें का लिखा है, क हलंत आ, क्योंकि आ की मात्रा लगी है। और क में किसी भी वर्ण से पहले जो मात्राएं लगती है, ये जो मात्राएं होती है छोटी ई की मात्राएं, ये हमारे उल्टे हाथ की साइड यानी कि लेफ्ट हैंड की साइड मात्राएं घूमती है, जबकि बड़ी ई की मात्रा जो होती है राइट हैंड की साइड की तरफ घूमती है। तो ये छोटी की मात्रा वर्ण के आगे लगती है और बड़ी की मात्रा वर्ण के पीछे से लगाई जाती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री जो वर्ण है, इन वर्णों का जो उच्चारण होता है ये
इन वर्णों को जब हम लिखते हैं तो ये पैरों पे इनकी मात्राएं लगाई जाती है। जैसे क में छोटे ऊ की मात्रा लगी तो ये लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ घूमेगा, और क में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क हलन बड़ा ऊ हो जाएगा। के क में ए की मात्रा, कई क में आई की मात्रा, क में को, क में ओ की मात्रा, और क में औ की मात्रा। तो ये हमने मात्राएं पढ़ी, ये हमने व्यंजनों में मात्राएं लगाई है। तो आगे हम देखते हैं, मात्राएं पढ़ते हैं। देखिए हिंदी में कुल 12 मात्राएं होती है। कैसे? देखिए अ की कोई मात्रा ही नहीं होती, ठीक है। तो आ में क्या होती है? एक लाइन मात्रा होती है। छोटी की जो मात्राएं होती है ये वर्ण के आगे से लगाई जाती है, और बड़ी की मात्रा वर्ण के पीछे से लगती है। छोटे ऊ की मात्राएं पाँव से लगी जाती हैं, बड़े ऊ की मात्रा पाँव में लगाई जाती है लेकिन बड़े राइट हैंड साइड की तरफ घूमती है। और ऋषि की मात्राएं जो होती हैं ये सी पाँव में लगाई जाती है, इनकी मात्रा सी के रूप में दिखाई देती है। और ए की जो मात्रा होती है ये सर पे लगाई जाती है और एक मात्रा होती है। आई की जो मात्राएं होती है ये दो मात्राएं इसमें लगती है। ओ में एक मात्राएं आती है, औ में 2 मात्रा आती है, अंक में एक बिंदी आती है, और अह में 2 विसर्ग आते हैं। इस बिंदु को जो अंक बिंदु है इसे अनुस्वार कहते हैं, और अह को, इस बिंदु को विसर्ग कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि मात्राएं कुल 12 होती है। अ से लेके औ तक कुल 13 वर्ण है, लेकिन अ में मात्रा नहीं होती है, इसलिए हम आ से काउंट करते हैं। आ से लेके अह तक कुल 12 ही मात्राएं। अब देखिए हम वर्ण विच्छेद करना सीखते हैं। वर्ण विच्छेद मतलब होता है वर्णों को अलग अलग करके लिखना, या वर्णों को तोड़ करके लिखना। मैंने लिखा है कमल, क में कोई मात्रा नहीं है, यानी कि क के पीछे अ लगा है, अ स्वर लगा है। म जो वर्ण है, म व्यंजन है, उसमें कोई मात्रा नहीं दिख रही, तो यानी कि जो म व्यंजन है वो स्वर की सहायता से मिलकर बना है। ल जो वर्ण है, ल में कोई मात्रा नहीं दिख रही, यानी कि इसमें अस्वर लगा है। तो अब हम इस वर्ण का जब विच्छेद करेंगे तो का जो मूल रूप है उसमें हलंत लगा हुआ है, तो क में हमने हलंत लगाया। धन, क में कोई मात्रा नहीं है तो हमने अ लगाया। फिर धन, म में हलंत लगाया। क्यों? क्योंकि म में हमें कोई मात्रा ही नहीं दिख रही, इसलिए म में अ की मात्रा है, अस्वर आ रहा है। ल में भी हमें कोई मात्रा नहीं लगी, तो इसमें ल में अस्वर आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ल के पीछे अ नहीं लगाते हैं तो ये ल आधा ही रहेगा। हलंत का मतलब होता है वर्ण आधा है। काजल, अब हम दूसरा वर्ण समझते हैं। काजल, क में एक लाइन आ रही है, और एक लाइन जो मात्रा आती है वो आ की मात्रा की पहचान है। ज ल में कोई मात्रा नहीं दिख रही, तो ज और ल में अ की मात्रा है। देखिए क धन, क में हलंत लगाया, और क हलंत और आ क्योंकि बन गया का। फिर ज में अ और ल में अ, इसलिए हमारा बन गया काजल। अब हम तीसरा देखते हैं। कोमल, क में ओ की मात्रा, म में कोई स्वर नहीं दिख रहा इसलिए अ है, और ल में कोई स्वर नहीं दिख रहा इसलिए इसमें भी अ लगा है। अब मैना, मैं में आई की मात्रा लगी है और न में आ की मात्रा लगी है, तो 2 मात्रा लगी है। तो हमने यहाँ ऊपर पढ़ी थी जिसमें 2 मात्राएं लगती है वो आई का निशान होता है। देखिए ए की मात्रा में हमने ऊपर 2 निशान लगा, 2 मात्राएं लगाई, तो यहाँ पे मैना 2 मात्राएं आ रही है। तो आई की मात्रा है मैं, धन, न में आ का स्वर आ रहा है, तो इसमें एक लाइन दिख रही है, तो इसमें आ का स्वर है। अब हम किताब में जो हमारे वर्ण दिए गए हैं, वर्ण संयोजन करना है, यानी कि वर्ण टुकड़ों में कर रहा है, इनको हमें जोड़ के लिखना है। तो देखिए जब च हलंत लिखा है इसमें अ मिला तो च पूरा हो गया। श में हलंत लगा यानी कि श आधा है, इसमें अ स्वर लगे तो श पूरा बन गया। क में क्या है? अह लगा हुआ है, तो जब हम इसको मिलाएंगे तो इसके बाद क के बाद विसर्ग आएगी, तो च श कह शब्द बन गया चषकह। चषकह मतलब होता है ग्लास, हमने पढ़ा था। चषका का वर्ण विच्छेद करा गया है इसमें। ये जो मात्राएं हैं इसमें चषका में च में अस्वर है, श में भी अस्वर है, और क में लास्ट में अह लगा है, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। स में औ की मात्रा है तो सौ हो गया।
च में छोटी की मात्रा है तो वर्ण के आगे से लग जाएगा शौची। क में अह लगा है तो शौचिकः। शौचिकः हमने पढ़ा था, शौचिकः मतलब होता है दर्जी। अब हम तीसरा देखते हैं। ये हमारे किताब के ही प्रश्न हैं जिसे हम हल कर रहे हैं। फिर लिखा है श में ऊ की मात्रा लगी तो पाँव में लगेगी, और छोटी ऊ की मात्रा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसकी मात्रा है घूमेगी, तो बन गया शु। न में अ स्वर लग रहा है तो न पूरा बन गया न। क में औ की मात्रा लगी है तो बन गया शुनकौ। ठीक है, शुनकौ। श में छोटी ऊ की मात्रा न में अ का स्वर्ग, क में औ तो शुनकौ। नीचे है ध में आ लगा है तो बन गया धा। व में अ लगा है तो पूरा व बन गया, और त मतलब तह, धावतः। धावतः मतलब दौड़ता है। नीचे देखते हैं व में र ऋषि की मात्रा लगी तो नीचे पाँव पे मात्रा लगी तो सी बन जाएगा। वृ द आधा, देखिए द के बाद कोई स्वर नहीं है तो द को हम आधा का आधा लिखेंगे, और ध के बाद आह लगा यानी आ और विसर्ग लगा है। ठीक है, तो इस हमारा बन गया वृद्धा। हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो वृ द आधा का आधा छोड़ दिया और ध को पूरा करके धा लिख दिया, या फिर द के नीचे ध। इसमें जो है नीचे वर्ण होता है ये पूरा होता है, और जैसे इसमें द है वृद्धा जो है द जो वर्ण लग रहा है ध उसके नीचे है तो नीचे वाला वर्ण पूरा होता है, ऊपर वाला वर्ण आधा होता है। नीचे फिर 6 नंबर का प्रश्न है, उसमें लिखे ग में आ वर्ण लगा है तो बन गए गा। य में अ लगा है तो य, और देखिए न में कोई स्वर नहीं तो न का आधा लिखेंगे। त में ई की मात्रा ती, गायंती गाते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। अब हमारा क्या दिया गया है, वर्ण दिए गए उसको विच्छेद करके लिखना है, यानी कि हमें उसे तोड़ करके लिखना है। तो देखिए लिखा है ल घू। ल में कोई मात्रा नहीं है तो ल में हलंत लगा के हम अ लिखेंगे। घ में छोटे ऊ की मात्रा है तो हम इसमें क्या कर देंगे, छोटे ऊ की मात्रा लगा के विसर्ग लगाया था, हम ऊ के बाद विसर्ग भी लगा सकते हैं। प्लस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ल धन अ घ धन ऊ, उसके बाद हम अह भी लगा सकते हैं। नीचे लिखा है सीव्यति। देखिए स में बड़ी की मात्रा है तो स में स धन ई, फिर व आधा है तो व के बाद कोई स्वर नहीं लगाएंगे, व को आधा ही छोड़ देंगे। फिर य में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे य के बाद अ भी आएगा। मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे य के बाद त लिख दिया, जबकि यहाँ पे य के बाद आपको अ भी लिखना है। अब त में छोटी की मात्रा है तो बन गया ति, गा सीव्यति। वर्णा देखिए व में कोई मात्रा नहीं है तो अ लिखा। अब देखिए जिसके ऊपर ये रेफ की मात्रा है ये आधा र होता है तो इस वर्णों का पहला उच्चारण किया जाता है। तो र आधा है तो र का र, न में आ की मात्रा और अह लगा दिया। फिर लिखे कुकरऊ। देखिए क में छोटे ऊ की मात्रा कु, फिर आधा क है तो आधा क छोड़ देंगे, फिर दोबारा से कु, फिर क में छोटे ऊ की मात्रा, र में औ की मात्रा, बन गया कुकरऊ। फिर लिखा है मयूरहा। म में कोई मात्रा नहीं तो इसमें स्वर है। य में बड़े ऊ की मात्रा है तो य धन ऊ आ जाएगा। फिर र में आ लगा है और लास्ट में आप अह लगान तो बन जाएगा मयूरहा। ऐसे बालका है, बा है तो ब धन आ कर देंगे। ल में कोई मात्रा नहीं दिख रही तो हम अ कर देंगे, और क के बाद हम अह लगा देंगे। ये बन गया बालकः। आगे हम देखते हैं तीसरे प्रश्न में हमें दिया गया है कि आपको तीसरे प्रश्न में ये हमें उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थान पूर्ति, कि उदाहरण को देखकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति हम तभी कर पाएंगे जब हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में पता होगा। देखिए जो संस्कृत में वचन होते हैं 3 होते हैं। एक वचन, जब एक संख्या का बोध कराया जाता है तो एक वचन, 2 संख्या का बोध कराया जाता है द्विवचन, और 2 से अधिक संख्या का बोध कराया जाता है तो बहुवचन कहलाते हैं। जब तो चलिए संस्कृत में हम इसको शुरू करते हैं। इसमें बोला गया हम पुल्लिंग, इसमें हम ये जो पार्ट है, पहला पार्ट है पुल्लिंग शब्द के बारे में बता रहा है, तो हम इसका वचन का प्रयोग कैसे करेंगे। अगर
शब्द के या संज्ञा के बाद में विसर्ग है तो वो एक वचन है। द्विवचन में औ की मात्रा है तो वो द्विवचन है। और बहुवचन की क्या पहचान है? उस शब्द के बाद आ की मात्रा लगने के बाद विसर्ग लगाए तो ये बहुवचन है। जैसे बालकः एक शब्द है, अगर हमने सिर्फ बालक बोला, विसर्ग नहीं लगाया, तो ये हिंदी का शब्द है। अगर हमें एक बालक दर्शाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? बालकः। बालक के बाद विसर्ग लगाना पड़ेगा, इससे हमें पता चलेगा कि एक बालक है। उसके बाद बालकौ, बालक एक शब्द है, अगर हमें उसे दो बताना है तो बालक के बाद हमें औ की मात्रा लगानी पड़ेगी, तो बन जाएगा बालकौ। और बहुवचन के लिए बहुत सारे बालक है तो हमें लिखवाना पड़ेगा बालक के बाद आ की मात्रा और दो विसर्ग, तो बन गया बालकः। बालक यानी एक बालकः मतलब एक बालक, बालकौ यानी कि दो बालक, और बालकः मतलब बहुत सारे बालक। कृषकः, देखिए अगर हम किसान बताना है और हमें संस्कृत में लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा कृषकः, विसर्ग लगाना पड़ेगा। कृषकः विसर्ग लगाए यानी कि एक है। कृषकौ और दो मात्रा लगे तो यानी कि दो किसान। कृषकः मतलब बहुत सारे किसान। मयूरः, मयूर के बाद विसर्ग लगा यानी कि एक मयूर, एक मोर। मयूरौ यानी कि मयूर के बाद औ की मात्रा लगे दो मयूर। और मयूरः, मयूर के बाद आ की मात्रा विसर्ग लगे यानी बहुत सारे मोर। काकः यानी एक कौवा। काकौ यानी कि दो कौवे। और काकः यानी बहुत सारे कौवे। तो चलिए हम अब इसको करना, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। आपकी किताब में लिखा है जो ये लिखा है चषकः यानी एक चषकः। चषकौ यानी दो चषकः, दो ग्लास। और चषकः मतलब बहुत सारे ग्लास। इसमें जो लाल वाला है ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो रिक्त स्थान दिया गया है इसको हमें क्या करना है? पूरा करना है। तो हम इसको, आपकी बुक में सिर्फ बलिवर्दौ लिखा हुआ है तो बलिवर्दौ का हम एक वचन बनाएंगे। बैल होता है बलिवर्दौ मतलब, तो बैल को हमें लिखना है तो हम एक वचन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? औ की मात्रा हटा देंगे तो बलिवर्दः विसर्ग लगा देंगे, बलिवर्दः बन जाएगा। और अगर इसका बहुवचन बनाए, लाल पेन वाला जो है ये हमारा रिक्त स्थान है, ये इसको लिखा गया है बलिवर्धा, सॉरी मैंने बलिवर्धा लिखा है इसके पीछे, और इस पहले वाले में भी र आना था, बलिवर्दः आएगा। आप द के ऊपर र लगा दीजिएगा पहले वाले में और तीसरे वाले में, बलिवर्दः और बलिवर्दौ, और इसमें बहुवचन में बनाना पड़ेगा बलिवर्दः। द जो आ की मात्रा है उसके ऊपर र जाएगा। अब लिखा हुआ है शुनकः, एक शुनकः एक तोता, और दोनों ये द्विवचन और बहुवचन छोड़ रखे, तो द्विवचन बताने के लिए हमें शुनकौ करना पड़ेगा, बहुवचन बनाने के लिए हमें शुनकः करना पड़ेगा। फिर बहुवचन में मृगः बताया गया है, हिरण लिखा हुआ है। मृगः मतलब बहुत सारे मृग, बहुत सारे हिरण। अब हमें एक मृग बताना है तो हमें लिखना पड़ेगा मृगः, दो बताना है तो मृगौ, और बहुवचन दिया ही हुआ है मृगः। फिर लिखा है शौचिकहु, शौचिकहु यानी कि दर्जी, दो दर्जी के बारे में लिखा है, हमें एक दर्जी और बहुदर्जी, बहुवचन का दर्जी बनाना है। तो हम एक दर्जी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शौचिकः विसर्ग लगाना पड़ेगा शौचिक के बाद। और बहुवचन बनाने के शौचिकः, आ क के बाद आ की मात्रा और दो विसर्ग। सिर्फ मयूरः एक वचन दिया गया है, इसका दो वचन बनाने के लिए हमें मयूरौ और मयूरः करना पड़ेगा। आगे दिया गया है हमें वर्तमान काल। वर्तमान काल होता है जो काल हम वर्तमान में चल रहा है, जो काम हम कर रहे हैं। जब हम इसका रूप बनाते हैं तो हम ऐसा बनाते हैं ती त अंति, ती एक वचन में आएगा, तह दो वचन में आएगा, और अंति आएगा बहुवचन में। जैसे हमने पढ़ा था अस्ति स्त संति, ठीक है। ऐसे ही जो ये रूप होते हैं ती त अंति होते हैं, ये क्रिया में लगाया जाता है। क्रिया होता है किसी काम को करना, मतलब धातु होती है, धातु के बाद लगाई जाती है इनको। तो देखिए मैंने यहाँ पे पट धातु ली है, ठीक है। इसमें मैंने ती रूप एक वचन बनाने के लिए मैंने कर दिया पठती, ठीक है। द्विवचन बनाने के लिए मैंने कर दिया पठतः, और बहुवचन बनाने के लिए कर दिया मैंने पठन्ति। तो हमें याद होना चाहिए एक वचन के लिए ती, और द्विवचन के लिए त, और बहुवचन के लिए अंति। तो पठ का बनेगा पठती, पठतः, पठन्ति। पढ़ता है,
दो पढ़ते हैं, पठंती मतलब बहुत सारे पढ़ते हैं। गम, गम मतलब होता है जाना, तो गच्छ इसका बनता है गच्छति जाता है, गच्छतः दो जाते हैं, गच्छन्ति मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं। वस मतलब होता है रहना, तो वसती, वस धातु में जब हम ती जोड़ेंगे तो ये एक वचन है। वस्तः यानी दो लोग जाते हैं, वसंती मतलब बहुत सारे लोग निवास करते हैं, सॉरी वसंती मतलब निवास करते हैं। वद मतलब होता है कहना, वदती यानी कहता है, एक बच्चा कहता है। बालकः वदती, ठीक है, यानी कि बालक कहता है। वदतः दो बालक कहते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है, बालकौ दो बालक है तो बालकौ वदतः, और बहुत सारे बालक है वदंती कहते हैं, तो क्या बनेगा, बालकः वदंती। ठीक है, तो हमें ये, हम इसको इस पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। लिखा है चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, तो हमें चित्र देखकर उत्तर लिखना है। पहले जो प्रश्न है उसमें लिखा है बालकः किम करोति, बालकः मतलब एक बालक, विसर्ग आ रहा है बालक के बाद, यानी कि एक बालक है। किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है। देखिए एक बालक है तो ती लग गया, ठीक है। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। तो इस चित्र में बालक पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो हमको लिखना पड़ेगा बालकः, और पढ़ने को कहते हैं पठ, और उसमें ती धातु लग गया तो बन गया पठती। दूसरा बोला गया है अश्वौ किम कुरुतः। देखिए अश्वौ, अश्व मतलब होता है घोड़े, अश्वः मतलब एक, अश्वौ मतलब दो। अश्व के बाद अगर विसर्ग है तो अश्वः मतलब एक घोड़ा, और अश्व के बाद औ की मात्रा है तो बन जाएगा दो घोड़े। तो यहाँ पे दो घोड़ों के बारे में बताया, किम कुरुतः, मैंने बताया था अस्ति ती तह अंति, तो दो है तो तह आएगा, कुरुतः घोड़ा क्या करता है। तो अश्वौ इसमें यहाँ पे दौड़ता हुआ दिखाया जा रहा है, दौड़ने को धाव कहते हैं। तो जब हम इसका धातु में ये लगाएंगे तो ये बन जाएगा धावतः, ठीक है। फिर इसके बाद ये लट लकार लगाया गया है, वर्तमान काल लगाया गया है। इसके बाद तीसरा है कुकुरा किम कुर्वन्ति, कुकुरा मतलब कुत्ता, किम मतलब क्या, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। तो कुकर है, जो कुत्ते हैं भौंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुत्ते बहुत सारे हैं, इसलिए कुकर में आ की मात्रा लगाकर विसर्ग लगाया गया है। तो हमें बुकंती बहुवचन के लिए लिखना पड़ेगा। फिर लिखा है छात्रा किम, सॉरी छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ यानी कि दो छात्र है, किम मतलब क्या, कुरुतः मतलब करते हैं। यहाँ पे गीत गाते हुए दिखाया गया है, तो हमें लिखना पड़ेगा छात्रौ गायतः। नीचे फिर दिया है कृषकः किम करोति, कृषक मतलब किसान, किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है, तो कृषकः क्षेत्र कर्षति। इसके बाद फिर हमारा लास्ट है गजौ किम कुरुतः, गजौ मतलब दो हाथी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हुए दिखाएगा तो हमें लिखना पड़ेगा चलतः। नीचे छठा नंबर का है पदानि संयोजन वाक्यानि रचत, पदों को हमें जोड़ना है। देखिए इसमें लिखा है गजा, एक क वाली साइड में लिखा है गजा, गजा मतलब हाथी। सिंह, देखिए गज शब्द है गजह, लेकिन गजहा है, आ की मात्रा लग के विसर्ग, यानी कि बहुत सारे हाथी। सिंघौ यानी कि दो शेर, गायका मतलब एक गीत गाता है, बालकौ यानी दो बालक, मयूरा मतलब मोर, यानी बहुत सारे मोर बताए गए हैं। अब देखिए इस साइड जो नीले पेन से दिखाया गया है, इसमें हमें इससे मिलाना है। तो पहला लिखा है नृत्यंती यानी नाचते हैं, ठीक है। गायती मतलब गाते हैं, पठता मतलब पढ़ते हैं, चलंती मतलब चलते हैं, गर्जता मतलब गरजते हैं। तो लिखा है गजा, देखिए हाथी जो है इसमें चलंती आएगा, इसलिए आएगा गजा बहुत सारे हैं, ठीक है। ती त अंति हमने पढ़ा था, ती त अंति, तो देखिए अंति बहुवचन आ रहा है, गजा भी बहुत में है, तो इसकी जब धातु रूप बनेगी तो बहुवचन बनेगा, गजंती आएगा। एक नृत्यंती पे, तो हाथी नाच नहीं सकता, बहुवचन में दो ही वाक्य दिए गए, एक नृत्यंती और एक चलंती, तो गजा का क्या आएगा, गजा चलंती। दूसरा दिखा है सिंघौ, सिंघौ यानी दो हाथी, सॉरी दो शेर है, तो ती तह, त के बाद विसर्ग आएगा। अब हम देखते हैं किसमें दो है, एक तो दो है पठता, एक है गर्जता। तो हाथी पढ़ नहीं सकता तो क्या कर सकता है, गर्जता गरजता है। तो सिंघौ यानी दो सिंह, गर्जता गरजते हैं, तो सिंह का हो जाएगा गरजते हैं। गायका मतलब जो गायक है, गीतकार है, एक गीतकार है,
तो ती आएगा, ती त अंति। हमने पढ़ा था ती आ रहा है तो क्या आएगा, एक वचन के लिए आएगा ती। अब देखते हैं ती किस में आ रहा है। एक आ रहा है गायती, बस एक ही है इसमें गायती, तो इसमें तीसरे नंबर वाला आ जाए, दूसरे नंबर वाला आ जाएगा गायती। फिर लिखा है बालकौ, दो बालक है तो तह, बालकह, बालकह लास्ट हमारा बचा। इससे पहले हमारा जो त था वो गर्जतः में आ गया था, तो बालकौ का पठतः। फिर लिखा है मयूरा, बहुत सारे मोर हैं, वो है नृत्यंती। तो हमारा ये पाठ जो पाठ की जो प्रश्न उत्तर थे वो मेरे द्वारा समझाए गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। कृपा कर आप मेरे वीडियो पर कमेंट भी दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।